ये कहानी है उस चाय वाले की जो एक समय ट्रेन के डिब्बों के पीछे भागते हुए लोगों को कुछ पैसों के लिए चाय पिलाती थी, जिनकी मां आस पड़ोस के घरों में झाड़ू पोछा करती थी। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि उनका बेटा एक ऐसा सितारा बनकर उभरेगा जिसका नाम एक देश के संबोधन के साथ लिया जाएगा। ये संघर्ष के आगे जीत की कहानी है जिससे कोई झुठला नहीं सकता है। तो शुरू करते हैं इस कहानी को बिना किसी देरी के। वैसे तो आपको पता लग गया होगा कि आज हम किसकी बात करने वाले हैं, फिर भी हम उनके नाम से इस कहानी को शुरुआत करते हैं। नाम नरेंद्र मोदी। पूरा नाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी। इनका जन्म 17 सितंबर 1950 को वडनगर जिला महसाणा गुजरात में हुआ था। इनके पिता का नाम दामोदर दास मूलचंद मोदी था और माता हीराबेन। पिता बहुत साधारण व्यक्ति थे जिनकी 6 संतानें थी, जिनमें से एक नरेंद्र था। मोदी जी अपने पिता के साथ रेलवे स्टेशन पर चाय का स्टॉल लगाते थे। इनकी पढ़ाई में इतनी भी ज्यादा रुचि नहीं थी, पर इनके शिक्षक के अनुसार वह कुशल वक्ता थे। वाद विवाद में नरेंद्र मोदी को कोई पकड़ नहीं सकता था। 1967 में उन्होंने अपनी उच्च माध्यमिक शिक्षा वडनगर में पूरी की थी। 8 साल की उम्र में वह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS में शामिल हो गए। 18 साल की उम्र में नरेंद्र मोदी का जसोदाबेन के साथ विवाह हो गया, लेकिन शादी के कुछ दिनों बाद ही वो अलग रहने लग गए थे। जसोदाबेन गुजरात के सरकारी स्कूल में शिक्षिका के रूप में काम करती थी, क्योंकि उन्हें पता था कि विवाहित रहते हुए सामाजिक कार्यों को करना बहुत मुश्किल है। जिसके बाद उन्होंने अगले 2 वर्षों के लिए देश भर में यात्राएं की। अपने साक्षात्कारों में उन्होंने बताया कि इन 2 वर्षों में उन्होंने स्वामी विवेकानंद द्वारा स्थापित कई आश्रमों का दौरा किया, क्योंकि वे स्वामी विवेकानंद से काफी प्रभावित थे। फिर मोदी वडनगर लौट आए और कुछ देर बाद वे फिर अहमदाबाद के लिए रवाना हो गए। वहाँ मोदी अपने चाचा के साथ रहते थे, जो गुजरात राज्य सड़क परिवहन निगम में कैंटीन में काम करते थे। 1970 में यानी 20 साल की उम्र में वे RSS से इतने प्रभावित हुए कि वे पूर्णकालिक प्रचारक बन गए और औपचारिक रूप से 1971 में 21 साल की उम्र में RSS से जुड़ गए। इसके बाद 1974 में वे नव निर्माण आंदोलन में शामिल हुए। इस तरह सक्रिय राजनीति में आने से पहले मोदी कई वर्षों तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक का प्रचार करते रहे। उन्होंने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद नाम से RSS के छात्र विंग की एक इकाई की स्थापना की। RSS में शामिल होने के बाद उन्होंने निस्वार्थता, सामाजिक जिम्मेदारी, समर्पण और राष्ट्रवाद की भावना सीखी। बेशक संगठन के साथ उनके जुड़ाव से उनके राजनीतिक करियर को काफी फायदा हुआ। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय में स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग से राजनीतिक विज्ञान में कला स्नातक की डिग्री पूरी की और बाद में उन्होंने गुजरात विश्वविद्यालय से राजनीतिक विज्ञान में मास्टर डिग्री पूरी की। वर्ष 1980 के दशक में जब मोदी गुजरात की भाजपा इकाई में शामिल हुए तो माना गया कि पार्टी को संघ के प्रभाव का सीधा फायदा होगा। वे साल 1981 से 1990 में भारतीय जनता पार्टी की गुजरात इकाई के महासचिव बनाए गए। नरेंद्र मोदी ने लाल कृष्ण आडवाणी की 1980 की सोमनाथ अयोध्या रथ यात्रा के आयोजन में अहम भूमिका अदा की। इसके बाद वे भारतीय जनता पार्टी की ओर से कई राज्यों में प्रभारी बन गए। 1995 में उन्हें पार्टी के लिए सफलतापूर्वक प्रचार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए एक प्रमुख रणनीतिकार के रूप में पहचाना गया। 1995 में उन्हें भाजपा की राष्ट्रीय इकाई का सचिव नियुक्त किया गया और वे इस पद पर 2001 तक रहे। अक्टूबर 2001 में वे गुजरात के मुख्यमंत्री बने, जब उनके पूर्ववर्ती केशुभाई पटेल ने स्वास्थ्य के कारणों से पद से इस्तीफा दे दिया और साथ ही उपचुनाव में बीजेपी कुछ राज्य विधानसभा सीटों पर हार गई। उन्होंने 7 अक्टूबर 2001 को गुजरात के मुख्यमंत्री के पद के रूप में शपथ ली, जिसके बाद से मोदी जी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। राजनीति में इस कदर उड़ान भरते रहे कि मानो एक पंछी पूरे आसमान पर पंख फैलाए उड़ रहा हो। मोदी जी ने लगातार 3 बार गुजरात में CM पद पर जीत हासिल की। मोदी के सत्ता संभालने के लगभग 5 महीने बाद ही गोधरा रेल हादसा हुआ, जिसमें कई हिंदू कार सेवक मारे गए। ठीक इसके बाद फरवरी 2002 में गुजरात में मुसलमानों के खिलाफ दंगे भड़क उठे। आज भी इस मुद्दे पर लोग वाद विवाद करते हैं। गुजरात में हुए दंगों की बात आग की तरह कई देशों में फैल गई। इस कारण से मोदी जी को अमेरिका जाने का वीजा नहीं मिल पाया। ब्रिटेन ने भी 10 साल तक उन्हें अपने रिश्ते तोड़ दिए। मतलब कि दोनों देशों में मोदी जी का जाना बैन हो गया। कई पार्टियों ने सोचा कि अब मोदी जी की राजनीतिक से पकड़ कमजोर हो जाएगी, लेकिन हुआ इसका बिल्कुल उल्टा। मोदी जी की पकड़ और मजबूत हो गई। मोदी जी के उन आरोपों पर उन्हें क्लीन चिट तो मिली। हालांकि गोधरा कांड की यह कहानी काफी बड़ी है। इसके बारे में इस वीडियो में ज्यादा चर्चा हम नहीं करते हैं। फिर इसके बाद मोदी जी ने दोबारा गुजरात के मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने राज्य के विकास के लिए कार्य करना शुरू कर दिया। इससे राज्य में काफी परिवर्तन भी आए। उन्होंने गुजरात राज्य में टेक्नोलॉजी और वित्तीय पार्क्स का निर्माण किया। साल 2007 में मोदी जी ने वाइब्रेंट गुजरात शिखर सम्मेलन में गुजरात में 6,600 अरब रुपए के रियल एस्टेट निवेश सौदों पर हस्ताक्षर किए। इसके बाद इस साल जुलाई में नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री के रूप में लगातार 2063 दिन पूरे कर लिए, जिसके चलते उन्होंने सबसे अधिक दिनों तक गुजरात के मुख्यमंत्री पद को संभालने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। उस दौरान मोदी जी ने एक सक्षम शासक के रूप में अपनी पहचान बना ली थी। उन्हें राज्य की अर्थव्यवस्था के तेजी से विकास
विकास के लिए भी श्रेय दिया जाता है। इसके अलावा मोदी जी को उनकी और उनकी पार्टी के चुनावी प्रदर्शन में सबसे आगे रखा गया, क्योंकि न केवल पार्टी के सबसे प्रभावशाली लीडर थे बल्कि उनके अंदर प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के रूप में प्रतिभा थी। हालांकि कुछ लोगों का मानना था कि राज्य लोगों के विकास, शिक्षा, पोषण और गरीबी मिटाने में बहुत अच्छी रैंक पर नहीं है, लेकिन फिर भी उनके कार्यों और उनकी नीतियों के कारण लोग उन्हें पसंद करते थे। अब तक मोदी गुजरात को शीर्ष राज्यों में शामिल कर प्रसिद्धि पा चुके थे, जिसके बाद मोदी को बीजेपी ने प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया। उनके नेतृत्व में बीजेपी ने प्रचंड जीत दर्ज कर केंद्र में बहुमत की सरकार बनाई। 2014 में नरेंद्र मोदी देश के 14वें प्रधानमंत्री बनाए गए, जिसके बाद 2019 में भी उन्होंने शानदार जीत दर्ज की, और वह भी पूर्ण बहुमत के साथ। जैसे ही वे देश के प्रधानमंत्री बने तो उन पर से अमेरिका और ब्रिटेन न जाने के प्रतिबंध हटा दिए गए। मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने पूरे विश्व भर से इतनी प्रसिद्धि पाई, आज हर कोई देश प्रधानमंत्री मोदी को अपने देश में बुलाना चाहता है, उनसे मित्रता रखने की ख्वाहिश रखता है। मोदी जी के बारे में कुछ ऐसे भी तथ्य है जिन्हें सुनकर आप कहोगे कि पीएम हो तो ऐसा। पीएम मोदी ने अपने 13 सालों के करियर में किसी भी काम को लेकर छुट्टी में रहना जरूरी नहीं समझा। वो गुजरात में मुख्यमंत्री के रूप में अपनी 13 सालों की सेवा के दौरान कभी भी छुट्टी नहीं ली, और न ही वो कभी बीमार पड़े। सबसे रोचक बात यह है कि जब उनकी माताजी हीराबेन की डेथ हुई, तब भी उन्होंने कुछ समय के लिए जो एक बेटे को फर्ज निभाना होता है वह सभी काम किया, और उसके बाद एक बार फिर अपने काम में लग गए, और उस दौरान उन्होंने किसी अन्य नेताओं को वहां नहीं बुलाया। एक नॉर्मल दाह संस्कार होता है, उसी प्रकार उन्होंने किया। प्रधानमंत्री का ऐसा करना काफी कुछ बयां करता है। ये भी कहा जाता है कि प्रधानमंत्री ने अपने प्रारंभिक जीवन काल में साधु बनना चाहते थे। 1967 की कोलकाता यात्रा के दौरान वह गए, जहां उनकी भेंट रामकृष्ण मिशन के तहत तत्कालीन अध्यक्ष स्वामी माधवानंद से हुई। वहां उन्होंने अपनी जिंदगी के महत्वपूर्ण दिन गुजारे। तब वह केवल 17 साल के थे। यह भी संयोग था कि स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम नरेंद्र था। जो साधु बनने की चाह रख रहे थे वह भी नरेंद्र थे। उनकी इच्छा थी कि वह स्वामी परंपरा में शामिल हो, लेकिन उन्होंने ऐसा करने से स्वामी माधवानंद ने रोका और मन लगाकर शिक्षा ग्रहण करने की नसीहत दी। ऐसा सुनकर मोदी उदास मन से वापस गुजरात लौट गए। इसके बाद भी अपने पढ़ाई के दौरान संन्यास लेना चाहते थे, लेकिन उनकी इच्छा पूरी नहीं हो सकी। कुछ वर्षों बाद मोदी राजकोट पहुंचे और वहां रामकृष्ण मिशन आश्रम जाकर स्वामी आत्मसानंद से मिले और एक बार फिर से अपने साधु बनने की इच्छा जताई। लेकिन स्वामी जी ने कहा कि तुम साधु की तरह दाढ़ी मूंछ रखो। ऐसा सुनने के बाद साधु बनने की बात को उन्होंने अनसुना कर दिया। जिसके बाद मोदी जी 2013 में कोलकाता के दौरे पर बेलूर मठ पहुंचे और एक बार फिर उन्होंने वे दिन याद आ गए जिस कारण से वे भावुक हो गए। तब उन्होंने कहा कि ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे बचपन में स्वामी माधवानंद और स्वामी आत्मानंद जैसे पथ प्रदर्शक मिले। मैं आश्वस्त हूँ कि देश के नौजवान स्वामी विवेकानंद के विचारों का पालन करते हुए इन्हें जगत गुरु बनाएंगे। वैसे तो हम हिमालय में भी कई महीनों तक साधुओं के साथ रहे। 2 साल बाद जब हिमालय से वापस लौटे तब उन्होंने संन्यास जीवन त्यागने का फैसला कर लिया। इसके अलावा अगर हम मोदी की बात करें तो इन्हें बचपन से ही एक्टिंग का काफी ज्यादा शौक था। ये स्कूल टाइम में ही एक्टिंग, वाद विवाद नाटक में भाग लेते थे और कई पुरस्कार जीते थे और एनसीसी में भी शामिल होते थे। यही कारण था कि बचपन में फौजी बनने की चाहत भी रखते थे। जीवन में कोई भी काम हो अपनी माँ का आशीर्वाद लेना कभी नहीं भूलते थे। इसलिए चुनाव में जीत के बाद भी उन्होंने अपनी माँ से जाकर आशीर्वाद लिया और इसी आशीर्वाद के कारण आज मोदी जी उस मुकाम पर है जिस मुकाम तक लोगों का सोचना भी मुश्किल होता है। आप में से किन किन को लगता है कि माँ का आशीर्वाद सर्वोपरि है? कमेंट में हमें जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, आर मीडिया नेटवर्क।